Hello everyone, welcome to the new video lecture of logical reasoning. In this video we are going to start our new important chapter, that is blood relation. Blood relation हर एक entrance के point of view से एक important part है और more or less 1 to 2 questions या कभी कभी 3 to 5 questions इस chapter से पूछ लिए जाते हैं. तो इसलिए due to the weightage of 3 to 5 questions या हम ये बोल सकते हैं कि 2 to 3 on an average इसका weightage है और हर competitive exams में almost आपसे इस chapter से question frame किए जाते हैं. तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है और वो एक पैराग्राफ ऐसा है जिसके बेसिस पे हम लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर करना है. तो पहले हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक्स ऑफ ब्लड रिलेशन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट और हम लोग फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. So now let's start with the basic part. Actually है क्या कि पूरे चैप्टर को हम लोग 5 स्टेजेस में क्लासिफाई कर रहे हैं जो कि आपके सामने लिस्ट अप कर दिया गया है. इट मींस ब्लड रिलेशन स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ 5 डिफरेंट स्टेजेस. हम इस पूरे चैप्टर को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और डिवाइड इस तरीके से करते हैं कि जो बीच वाला स्टेज होता है मतलब थर्ड स्टेज, इसको हम अपने जनरेशन के हिसाब से काउंट करते हैं. मतलब वी आर इन द थर्ड स्टेज और यहाँ पर हमारे जनरेशन के जितने भी लोग होंगे वो हमारे थर्ड स्टेज में आएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, फ्रेंड, कजिन. तो यहाँ पर लिखे हुए जितने भी टर्म हैं दे ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम ग्रुप, हमारे सेम स्टेज से बिलोंग करते हैं और उसको हम स्टेज थर्ड में पुट कर रहे हैं. ब्रदर सिस्टर आपको क्लियर होगा. स्पाउस मैं बता देता हूं जिनको नहीं पता है. एक्चुअली द वर्ड स्पाउस इज जस्ट फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. अगर हस्बैंड है और हस्बैंड के लिए यूज किया गया है द वर्ड स्पाउस, इट मींस कि हस्बैंड के लिए उसके वाइफ की बात हो रही है. और अगर वाइफ के लिए वर्ड यूज किया गया है स्पाउस, इट मींस कि वाइफ के हस्बैंड की बात हो रही है. तो एक्चुअली द वर्ड स्पाउस जो है वो हस्बैंड और वाइफ के लिए हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मेल के लिए यूज किया गया है स्पाउस, इट मींस कि हम बात कर रहे हैं उसके वाइफ की. लेकिन अगर किसी फीमेल के लिए यूज किया गया है द वर्ड स्पाउस, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हस्बैंड. तो ये वर्ड है स्पाउस जिसके लिए हम लोग हस्बैंड वाइफ समझते हैं और उसको हम इस तरीके से डबल एरो से दिखाते हैं जैसा कि आपको डबल एरो दिख रहा है. इट मींस कि किसी भी दो कैरेक्टर के बीच में अगर डबल हेडेड एरो है, इट मींस कि वो दे आर हस्बैंड वाइफ, दे आर स्पाउसेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के स्पाउस कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड. जो भी फ्रेंड होते हैं वो हमारे सेम एज ग्रुप के होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज कजिन. नेक्स्ट हमारे पास है कजिन. कजिन मतलब हमारे रिलेटिव जो भाई बहन होते हैं, दे आर सेड टू बी कजिन. वो हमारे सेम एज ग्रुप से होते हैं तो उनको हम थर्ड स्टेज में रखेंगे. तो ये जो थर्ड स्टेज होगी ये स्टेज हमारी अपनी स्टेज कहलाएगी और हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन होगी मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन होगी दैट विल बी स्टेज सेकंड. वो स्टेज सेकंड कहलाएगी. इट मींस फादर, मदर, अंकल, आंट. फादर मदर आपको क्लियर है. टॉकिंग अबाउट अंकल, अंकल कौन होते हैं? अंकल एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं पापा के भाई को या मम्मी के भाई को. मतलब ताया को बोल सकते हैं या फिर मामा को बोल सकते हैं. दे आर सेड टू बी अंकल. बट कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक बोला जाएगा कि पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल. दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स सिंबलाइजिंग द टू डिफरेंट फैमिलीज. अगर वर्ड यूज करता है पैटर्नल, इट मींस फादर के साइड की बात हो रही है, मतलब ये ताया हो जाएंगे. और अगर वर्ड यूज करेगा मैटरनल, इट मींस कि मदर के साइड की बात हो रही है, नानी के घर वालों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो जाएगी मामा की. तो अगर बोलता है मैटरनल अंकल, इट मींस कि मम्मी के भाई. अगर बोलता है पैटर्नल अंकल, इट मींस पापा के भाई. तो अंकल क्लियर हो गया होगा आपको. इसी तरीके से हमारे पास अगला वर्ड है आंट. तो आंट किसको बोलेंगे? आंट बोलेंगे पापा की बहन को, फादर्स सिस्टर या फिर मदर्स सिस्टर. ठीक है. अगर इसी तरीके से स्पेसिफिक बोला जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट. टॉकिंग अबाउट द पैटर्नल आंट, जो वर्ड पैटर्नल आंट है वो पापा की फैमिली की बात हो रही है, मतलब आप फुफ्फो बोल सकते हैं. साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जब आप बात करेंगे मैटरनल आंट की तो मतलब मम्मी की जो बहन होंगी जिनको हम आंट या खाला बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आंट और अंकल ये वो जनरेशन है जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है और ये लोग हमारे पेरेंट्स मतलब फादर और मदर के साथ एक स्टेज में लाई करेंगे. इसी तरीके से उनसे ऊपर वाली जो स्टेज होगी दे आर सेड टू बी द ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वाली एज हो जाएगी, मतलब दादा और
दादी वाली एज हो जाएगी या नाना और नानी वाली एज हो जाएगी। तो ये वो स्टेज है जिसमें आपके दादा दादी और नाना नानी आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली ये वर्ड दे दिया जाए पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब पापा की साइड वाले ग्रैंडफादर मतलब दादा, और अगर आपसे ये बोला जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, इट मींस मम्मी के साइड वाले जो ग्रैंडफादर होंगे मतलब नाना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का मतलब ईदर दादा और नाना या फिर दादी और नानी। तो ये वर्ड हमसे बोला जा सकता है और इसको हम रखेंगे स्टेज 1 में। तो ये जो हमने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्टेज का डिस्कशन किया, ये हमारी और हमसे ऊपर वाली जनरेशन्स थी, हमारे एंसेस्टर्स की जनरेशन्स थी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेज 4th और स्टेज 5th की, तो ये वो स्टेजेस है, रिमेंबर कि ये हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, दे आर द अपकमिंग जनरेशंस। स्टेज 4 और स्टेज 5 में हम उनको पुट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि स्टेज 4 में आपको दिखाया गया है सन है, डॉटर है, नेफ्यू है, नीस है। सन और डॉटर, बेटा या बेटी, ये क्लियर है आपको। टॉकिंग अबाउट द नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू या नीस कौन होगा? नेफ्यू या नीस का मतलब है, पहले हम डिस्कशन करेंगे नेफ्यू का। भाई का जो बेटा होगा वो नेफ्यू कहलाएगा, या बहन का जो बेटा होगा वो नेफ्यू कहलाएगा। इसी तरीके से भाई की जो बेटी होगी वो नीस कहलाएगी, या बहन की जो बेटी होगी वो नीस कहलाएगी। तो इस तरीके से नेफ्यू और नीस जो जनरेशन्स हैं वो हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स हैं, वो हमसे एक जनरेशन नीचे आएंगे। एंड लाइकवाइज in the same chronology, talking about the last stage, जो 5th स्टेज है, वो हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है उनके बाद भी आने वाली जो जनरेशन होगी वो जनरेशन हमारी स्टेज 5th कहलाएगी, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। इट मीन्स हमारे बेटे का जो बेटा होगा या हमारी बेटी की जो बेटा होगा वो ग्रैंड सन कहलाएगा, या फिर हम दूसरा टर्म अगर देखें दैट विल बी ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब कि हमारे बेटे का जो बेटी होगी या हमारी बेटी की जो बेटी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। तो ये 5 स्टेजेस हैं। दीज 5 स्टेजेस आर वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस स्टेजेस को हेल्प करेगा स्टेज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैपिंग बनाते हैं हम। अभी जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर एक मैपिंग की बात करेंगे। वो मैपिंग कैसे बनेगी, वो मैपिंग बनाने के लिए ये 5 स्टेजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई पहली मोस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द ब्लड रिलेशन। उसके बाद हम सेकेंड एड ऑन पे आते हैं। सेकेंड एड ऑन आपके लिए ये है कि आप कुछ कोड वर्ड्स बनाते हैं और वो कोड वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मसलन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डबल हेडेड एरो होगा वो डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करेगा स्पाउस को, मतलब हस्बैंड और वाइफ को। मतलब किसी भी 2 कैरेक्टर के बीच में अगर डबल हेडेड एरो लिख दिया जाए या बना दिया जाए तो हम उससे ये मीनिंग निकालेंगे कि वो हस्बैंड वाइफ है, दे आर द स्पाउसेस, वो स्पाउसेस हैं एक दूसरे के। तो हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से जो कोड वर्ड बनाया वो ये था कि डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो के हेल्प से हम दिखा सकते हैं हस्बैंड वाइफ को। सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट द जेंडर, अगर क्वेश्चन में आपको जेंडर मेंशन है, मतलब आप जेंडर आपको पता लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे स्क्वायर बॉक्स फॉर मेल एंड सर्किल फॉर फीमेल। जैसा कि आपको इसके नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है कि x एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के बाहर जो दिख रहा है वो फिगर स्क्वायर है, मतलब x इज पुट इन अ स्क्वायर, इसका मतलब x कौन हो जाएगा? मेल। Similarly, talking about this S or this B, these 2 characters are put in a circle, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि B and S are female, they are female। तो इसको आप इस तरीके से दिखाते हैं, ये भी आपकी अपनी कोडिंग है और अगर आप इस कोडिंग पे वर्कआउट करते हैं तो क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया दिखाने का मेल और फीमेल को। तो 3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि जब किसी 2 कैरेक्टर के बीच में डबल हेडेड एरो आएगा तो वो आपका स्पाउस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हस्बैंड वाइफ। और साथ ही साथ जब किसी कैरेक्टर के बाहर अगर आप देखें स्क्वायर दिखे तो वो मेल हो जाएगा, या आपको मेल दिखाना हो, शो करना हो तो आप स्क्वायर का यूज करिए। और अगर किसी कैरेक्टर के बाहर आपको सर्किल नजर आए तो मतलब वो फीमेल कैरेक्टर है, मतलब वो फीमेल जो भी कैरेक्टर होगा वो फीमेल रिप्रेजेंट करेगा सर्किल से। तो ये हमारे पास दूसरा एड ऑन था। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 स्टेजेस में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। दीज आर द एड ऑन्स, ये एड ऑन्स थे और उसका एग्जांपल आपको नीचे
दिख रहा है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक बहुत अच्छा पार्ट और बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दिस पार्ट। ये क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। सो स्टे विद अस, डोंट स्किप द वीडियो एंड ट्राई टू वॉच इट टिल एंड, कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बतानी है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी फ्रेम किए जाते हैं तो कैरेक्टर जब भी उसमें डाले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में कैरेक्टर आपको जो दिए जाएंगे दैट विल बी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि जो भी कैरेक्टर होंगे, रिमेंबर उसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे नाम शो करेगा। जैसे सी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी हैव अ कैरेक्टर एना। एना जो नाम है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है ब्रायन। ब्रायन इज स्टार्टिंग विद बी। उसके बाद सेलेना, सेलेना इज स्टार्टिंग विद सी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वी हैव वन मोर कैरेक्टर डिमिट्री व्हिच इज स्टार्टिंग विद डी, एंड वी हैव वन मोर कैरेक्टर इमैनुअल व्हिच इज स्टार्टिंग विद ई, एंड द लास्ट वन इज फ्रेडा। अगर आप देखें तो हमको यहाँ पर फ्रेडा भी कहीं नजर आ रहा होगा। आई थिंक वी हैव all except Gerhard, who was a close friend of Selena, were her close relative. Anna was a daughter-in-law of Freda. आपको यहाँ पर फ्रेडा दिख रहा है, which is starting from F. And the last one more character we have, that is Gerhard, जिसको आप देख पा रहे हैं कि जी से आपको दिख रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि जो भी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे उसमें जो भी कैरेक्टर आपको दिया जाएगा दैट विल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। हो सकता है कि जो नाम दिया जाए पी क्यू आर एस टी यू इस तरीके से दे दिया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरा कंप्लीट नाम नहीं लिखना है। यहां तक कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये था कि यू डोंट हैव टू राइट द होल नेम, क्योंकि क्वेश्चन को बड़ा बनाया जाए, क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाए, ये तरीके होते हैं आपको क्वेश्चन में उलझाने के, क्वेश्चन में टाइम खराब करवाने के। तो आपको इससे बचने के लिए शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको पहले से सीखनी है कि जो भी क्वेश्चन होगा, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, वो कैरेक्टर्स, वो नाम हमेशा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेम कैरेक्टर से आपको सेम अल्फाबेट से आपको दो अलग अलग कैरेक्टर के नाम दे दिए जाएं। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि ए से अशोक और ए से आनंद एक ही क्वेश्चन में नहीं मिल सकता, ए अल्फाबेट से एक ही मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो एक ही कैरेक्टर, एक ही अल्फाबेट से दो कैरेक्टर का नाम रिप्रेजेंट करें। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में जो भी कैरेक्टर दिए जाते हैं दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट अल्फाबेट, वो अलग अलग अल्फाबेट से होते हैं। उसका मकसद होता है कि जब आप अलग अलग अल्फाबेट से देंगे तो आपको जो मैपिंग बनानी होगी इसके हेल्प से वो सब की सब डिफरेंट होगी। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ऑल आर डिफरेंट अल्फाबेट। अब हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमको मैपिंग बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। आप क्वेश्चन की अगर बात करिए तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि सेलेना द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन। इट मीन्स कि ब्रायन एक मेल कैरेक्टर है, हमको ये पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सेलेना इज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन। तो हम मैपिंग किस तरीके से बनाते हैं पहले हम उसकी बात करेंगे। सेलेना एक डॉटर है और इस स्टेज के हिसाब से डॉटर एक नीचे वाले जनरेशन में आएगी। अगर आप अपने आप को ब्रायन की जगह देखें तो ब्रायन की जगह देखने पे आपको ये दिखेगा कि सेलेना एक जनरेशन नीचे आएगी, क्योंकि सेलेना बेटी है। सेलेना इज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन और ब्रायन फादर होंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि वो फादर है या मदर है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो है तो पेरेंट ही, या तो वो फादर होंगे या तो वो मदर होंगी, तो भी वो एक जनरेशन ऊपर आएंगी सेलेना से। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सेलेना इज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन। इसका ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ दो इंफॉर्मेशन मिली। एक तो सेलेना कैरेक्टर मिला, दूसरा कैरेक्टर मिलने के बाद उसका जेंडर मिला। तो सेलेना डॉटर है मतलब वो फीमेल है, तो सेलेना के लिए हमने क्या यूज कर लिया, फीमेल के लिए सर्किल यूज कर लिया। सेलेना इज द डॉटर, डॉटर है इसलिए एक जनरेशन नीचे आएगी। किसकी डॉटर है, ब्रायन की। was celebrating her 10th birthday, अपना वो 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। यहां तक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि हमको ब्रायन पे स्क्वायर लगा देना था, क्योंकि नाम से हमको ये दिख रहा है कि वो एक मेल है, बट हम सेफर साइड से ये लेकर के चल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होगा कि वेदर ब्रायन इज अ मदर और अ फादर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं करी है।
आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अ टोटल ऑफ 6 मेंबर अटेंडेड द पार्टी ऑल एक्सेप्ट जरहर्ड, यहां पर थर्ड कैरेक्टर आया, ऑल एक्सेप्ट जरहर्ड, सबको छोड़ करके जरहर्ड जो है who was a close friend of Selena were her close relatives, मतलब पूरी पार्टी में जो सेलेना की एक दोस्त है वो जरहर्ड है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आर द रिलेटिव्स ऑफ द सेलेना, बाकी सब क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। तो इट मींस कि अगर सेलेना की फ्रेंड है जरहर्ड, तो फ्रेंड के लिए मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड आता है सेम स्टेज में, तो अगर सेलेना बेटा यहाँ पर है तो इट मींस कि जरहर्ड भी यहाँ पर होगी या होगा, मतलब जरहर्ड का कोई भी जेंडर मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सेलेना वाले ही स्टेज में जरहर्ड आएगा या आएगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। तो अब आप देख रहे हैं कि जरहर्ड हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सेलेना वर हर क्लोज रिलेटिव्स, यहाँ तक का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का बेहतर तरीका बच्चों ये होता है कि आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उस गिवन स्टेटमेंट से आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में या अपने रफ पेज पे या जो भी स्पेस आपको अवेलेबल है वहां पर आप पहले ड्रॉ करिए या स्केच करिए, या जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। तो ध्यान रहे कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन को पढ़ तो लेंगे, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे स्टार्टिंग में क्या गिवन था, वापस आप फिर वहां पे जाएंगे स्टार्टिंग से। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो क्वेश्चन को पहली बार में पूरा नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड द ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, और वहां से अगर कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको नोट करिए। आपको लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, देन मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, तब आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तब तक आप उससे इंफॉर्मेशन को कार्व आउट करेंगे। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप अगले स्टेटमेंट में बढ़ेंगे। जैसा कि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने यहां से लेकर यहां तक का जो भी स्टेटमेंट था वो पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जो इंफॉर्मेशन थी वो यहां पर एक एक करके मैंने यहां डिस्प्ले करी है। वैसे ही आपको करना है। अगर आपको पहला स्टेटमेंट पहली बार में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस स्टार्टिंग में जाइए और फिर उस स्टेटमेंट को रिपीट करिए, और तब तक रिपीट करना है जब तक आपको पहला स्टेटमेंट समझ में ना आ जाए। तो इस तरीके से कोशिश करना है कि जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये आपके अपने लेवल पे क्लियर होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से बोल रहा है एना, एना जो है वॉज द डॉटर इन लॉ। अब हम ध्यान से देखें, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है डॉटर इन लॉ, ठीक है, और मैंने आपको अभी तक पूरे इंटायर वीडियो में ऐसा कोई वर्ड नहीं बताया कि व्हाट द डॉटर इन लॉ मींस। डॉटर इन लॉ होता कौन है या होती कौन है, ठीक है, लेकिन अब करना यह है कि इस वाले पोर्शन को हम यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे। उसका रीजन ये है, मुझे बताने का मकसद ये था कि जिस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको हम किस तरीके से मैपिंग करते हैं, उसकी मैपिंग हमने करी थी इस वाले स्टेज की हेल्प से। लेकिन वापस हम आते हैं अपने पहले वाले पार्ट पे। ये बोल रहा है कि डॉटर इन लॉ। अब सवाल ये है कि व्हाट डॉटर इन लॉ, या कौन होगा डॉटर इन लॉ, क्या होता है हमारा डेली लाइफ में डॉटर इन लॉ का क्या कंसेप्ट है, कौन होती है डॉटर इन लॉ, इसकी बात करते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए ऑलरेडी आपके पास ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है और इससे हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ए की, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए से। आपको एक चीज क्लियर है कि ए के बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, इट मींस कि ए इज अ मेल, ए एक मेल है, और बी हमारे पास जो है वो फीमेल है, और ए और बी की शादी होने वाली है या हो चुकी है। ये मान लेते हैं कि ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए और बी एक मैरिड कपल है। इट मींस कि यहाँ पर ए की शादी बी से हो चुकी है। इट इज क्लियर कि ए और बी की जब शादी नहीं हुई थी तो क्या वो ब्लड रिलेशन में थे? नहीं थे। जब ए और बी की शादी नहीं हुई थी तो दे आर नॉट इन द ब्लड रिलेशन। लेकिन जब ए और बी की शादी हो जाती है तब भी वो ब्लड रिलेशन में नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि वो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब जब ए और बी ब्लड रिलेशन में नहीं होंगे तो कौन से रिलेशन में होंगे, सवाल ये है। तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये रिलेशन आता है लॉ के अकॉर्डिंग, जहां पर कोर्ट मैरिजेस होती हैं या अपनी मुस्लिम के अलग तरीके हैं और हिंदूज के अलग तरीके हैं, अपने अपने वर्च्यूज हैं कि किस तरीके से हम उन वर्च्यूज को फॉलो करते हुए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उन लॉज को फॉलो करते हुए हम लोग शादियां करते हैं। तो वो क्या है, वो लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में आए। इसी तरीके से ए एंड बी
वो पहले ब्लड रिलेशन में नहीं थे, शादी के बाद भी ब्लड रिलेशन में नहीं होंगे, लेकिन अब शादी के बाद जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन जो होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हम शादी से पहले या शादी के बाद पहले हम दोनों की फैमिलीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे। जो ए है उसके ऊपर वाली जनरेशन में एक्स और वाई दिख रहा है, तो इट इज क्लियर कि अगर ऊपर वाली जनरेशन की बात करें तो ऊपर वाली जनरेशन में कौन आता है, फादर, मदर, अंकल, आंट। इट मींस कि हम यहाँ पर ए की फैमिली की बात करें तो ए के फादर हो गए एक्स और ए की मदर हो गई वाई, ए का ब्रदर हो गया टी और ए की सिस्टर हो गई यू। इट मींस कि यहाँ पर जो ए की फैमिली है, ए की फैमिली में ए के अलावा 4 और लोग हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ये चारों को रिप्रेजेंट कैसे किया है, एक्स, वाई और यू और टी से। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ बी, अगर हम बी की फैमिली की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी के जो फादर हैं वो पी हैं और बी की जो मदर हैं वो क्यू है। सिमिलरली बी के सेम स्टेज में जो ब्रदर है वो आर है और जो सिस्टर है वो एस है। इट मींस कि ये बी की फैमिली हो गई। तो ए और बी की अपनी सेपरेट फैमिलीज हैं, उनके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन जब हस्बैंड अगर देखेगा अपने वाइफ की फैमिली को तो वहां पर एक वर्ड जुड़ेगा, इन लॉ। कहने का मतलब है जो ए है वो हस्बैंड है और बी है वाइफ, तो बी के लिए बी के फादर कौन है, पी है, तो बी के फादर पी है तो ए के भी फादर पी होंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होंगे, लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ए के लिए जो पी है वो भी फादर है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, इन लॉ। तो हम बोलेंगे ए के लिए पी हो गए फादर इन लॉ, ए के लिए क्यू हो गई मदर इन लॉ, बी के लिए एक्स हो गए फादर इन लॉ, जो बी है वो वाइफ है और हस्बैंड जो उसका है वो ए है, तो हस्बैंड के जो फादर है वो एक्स है। तो जो ए के लिए फादर हुए वही बी के लिए भी फादर हुए, लेकिन डायरेक्ट फादर नहीं हुए, वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, वो लॉ के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये हो जाएगा बी के लिए एक्स कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ। बी के लिए वाई कौन होंगी, मदर इन लॉ। इसी तरीके से बी के लिए टी कौन है, ब्रदर तो है लेकिन इन लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग। हस्बैंड का भाई है तो भाई बोलेंगे लेकिन ब्रदर इन लॉ। इसी तरीके से बी के लिए यू कौन है, सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली फॉर ए के लिए आर होगा ब्रदर इन लॉ और ए के लिए होगा ए के लिए एस होगी सिस्टर इन लॉ। तो जब हम क्रॉस फैमिलीज में जाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ की फैमिली के बारे में बात करें या वाइफ हस्बैंड की फैमिली के बारे में बात करें, तो हर वो रिलेशन हम फॉलो करते हैं, बस हम वर्ड यूज कर लेते हैं इन लॉ। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ वो डॉटर इन लॉ हुआ, मतलब बेटी तो है, डॉटर तो है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग है। मतलब कि कोई बेटा होगा, डायरेक्टली कोई सन होगा, उस सन की वाइफ होगी, तो इसका मतलब सन की वाइफ का मतलब ये हो गया कि बेटी तो हुई लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग हुई, क्योंकि डायरेक्टली बेटा तो हमारा अपना ब्लड रिलेशन है, लेकिन बेटे की जो वाइफ आई वो दूसरी फैमिली से आई, तो वो जो रिलेशन हुआ वो हुआ तो बेटी का लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग हुआ। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एना वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ फ्रेडा। जो एना है वो डॉटर इन लॉ है फ्रेडा की। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 2 और कैरेक्टर हैं, एक एना और एक फ्रेडा। हम यहाँ पर एना और फ्रेडा की बात करते हैं, जबकि एना और फ्रेडा का बेटा पहले कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए मैपिंग अलग रखेंगे। उसकी वजह है कि ऊपर जो 3 कैरेक्टर थे दे वर इंटरलिंक्ड, वो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो 2 कैरेक्टर हैं ये 2 कैरेक्टर आपस में तो जुड़े हैं, लेकिन ये 2 कैरेक्टर इनसे मैच अभी नहीं कर रहे। तो हम क्या लिखेंगे, एना वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ फ्रेडा। अब देखिए इसको अलग से हम बनाएंगे, एना वॉज अ डॉटर इन लॉ, डॉटर का मतलब एक जनरेशन नीचे आएगी, किसकी डॉटर इन लॉ है, फ्रेडा की। तो हम फ्रेडा को इस तरीके से बनाएंगे कि ये फ्रेडा हो गई, इनकी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब इनका कोई बेटा होगा यहाँ पर, और जो बेटा होगा उस बेटे की जो वाइफ होगी वो कौन है, वो है एना। तो एना वॉज डॉटर इन लॉ, बेटी तो है लेकिन किसके अकॉर्डिंग बेटी है, लॉ के अकॉर्डिंग बेटी है, मतलब उनका अपना ब्लड रिलेशन नहीं है। तो फ्रेडा की जो डॉटर इन लॉ है वो एना है, मतलब फ्रेडा का कोई सन होगा, उस सन से जो शादी हुई होगी वो एना की हुई होगी। तो ये 3 कैरेक्टर हमको अलग दिख रहे हैं और ये 3 कैरेक्टर हमको अलग दिख रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एना वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ फ्रेडा हु वॉज द वाइफ ऑफ इमैनुअल। अब क्या बोल रहा है कि एना जो है वो डॉटर इन लॉ है फ्रेडा की, हु वॉज द वाइफ ऑफ इमैनुअल। फ्रेडा क्या हो जाएगा, फ्रेडा वाइफ हो जाएगी इमैनुअल की।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो फ्रेडा है, फ्रेडा इज द वाइफ ऑफ इमैनुअल, तो हम यहाँ पर हस्बैंड लिखेंगे, क्योंकि फ्रेडा वाइफ है, तो वाइफ होने का मतलब ये हो गया कि वो फीमेल हो गई, और फीमेल के साथ साथ यहाँ पर फर्दर हम ये लगा देंगे डबल हेडेड एरो। उसका रीजन ये है कि बोथ आर हस्बैंड वाइफ। तो फ्रेडा वॉज द वाइफ ऑफ इमैनुअल। आगे बोल रहा है, हमने इस कैरेक्टर को भी कवर कर लिया है। बोल रहा है दिमित्री वॉज द सन ऑफ एना। जो दिमित्री है वो सन है एना का, तो एना हमको ये दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिमित्री वॉज द सन ऑफ एना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिमित्री वॉज द सन ऑफ एना एंड ब्रदर ऑफ सेलेना, और भाई किसका है, सेलेना का। तो दिमित्री जो हो जाएगा वो बेटा हो गया एना का। दिमित्री वॉज द सन ऑफ एना एंड ब्रदर ऑफ सेलेना, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। अब हमको दो क्लू मिल रहा है, दो क्लू बेटा इस तरीके से मिल रहा है कि यहाँ सेलेना है, यहाँ सेलेना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे स्टेटमेंट को हम उठा करके इस सेलेना के साथ मैच करा देते हैं। जब हम इस वाले पोर्शन को यहाँ उठा करके मर्ज करेंगे तो सी, जब ये सेलेना इसके साथ ओवरलैप करेगी इस सेलेना के साथ, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सेलेना के ऊपर ये बॉक्स है और यहाँ सेलेना के ऊपर बी दिख रहा है, ब्रायन। इट मीन्स कि ब्रायन यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मर्ज करेंगे बेटा, तो मर्ज करने के बाद यहाँ पर आ गए मिस्टर ब्रायन, जिनकी वाइफ हो गई एना, और जेरहर्ड उसकी एक क्लोज फ्रेंड थी, तो जेरहर्ड को बेटा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये क्लोज फ्रेंड हो गई। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, ये जो भी हमारे पास मैपिंग है बेटा, उस मैपिंग को बच्चों हम लोग एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको बोला था कि जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे कैरेक्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, ABCDEFG। अगर आपको मैं ये बात ना बताता तो शायद आप कैरेक्टर का पूरा नाम लिखते। तो यहाँ पर एक चीज तो ये हो गई कि आपको टाइम बचाने के लिए कैरेक्टर का पूरा नाम नहीं लिखना है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। बोला गया सेलेना द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन। चेक इट, सेलेना इज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन। सेलेना सिर्फ अकेली बेटी है। बेटी के बारे में बोला है कि अकेली है, बेटे और भी हो सकते हैं। सेलेना इज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रायन एंड सेलिब्रेटिंग हर 10th बर्थडे। जो बर्थडे है वो सेलेना का है और सेलेना ब्रायन की अकेली बेटी है, इसलिए एक जनरेशन नीचे आएगा। उसके बाद a total of 6 members attended the party। टोटल 6 लोगों ने पार्टी अटेंड करी एक्सेप्ट सेलेना, क्योंकि सेलेना का बर्थडे है, तो सेलेना के अलावा 6 लोगों ने और पार्टी अटेंड करी, और वो 6 लोग आपके सामने है। सेलेना को हटा दिया जाए तो ये 6 कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल एक्सेप्ट जेरहर्ड हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सेलेना। सबको छोड़ करके सिर्फ जेरहर्ड की अगर बात करें तो वो क्लोज फ्रेंड है सेलेना की, वर हर क्लोज रिलेटिव्स, बाकी सारे क्लोज रिलेटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। एना वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ फ्रेडा। जो एना है वो डॉटर इन लॉ है फ्रेडा की। तो डॉटर इन लॉ का मतलब बेटी तो है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग है, मतलब फ्रेडा का जो बेटा है वो ब्रायन है और ब्रायन की जो वाइफ है वो एना है। तो एना जो हो गई बहू हो गई, और ये डायरेक्ट बेटी नहीं होगी, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि दूसरी फैमिली से आई है मैरी होकर के। तो इसका मतलब ये हो गया एना वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ फ्रेडा। और आगे बोल रहा है फ्रेडा के लिए हु वॉज द वाइफ ऑफ इमैनुअल। जो फ्रेडा है वो किसकी वाइफ है, इमैनुअल की वाइफ है। इसका मतलब ब्रायन की मदर हो गई फ्रेडा और ब्रायन के फादर हो गए इमैनुअल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है दिमित्री वॉज द सन ऑफ एना एंड ब्रदर ऑफ सेलेना। जो दिमित्री है वो सेलेना का भाई है और एना का सन है। तो यहाँ पर ये पूरी 6 फैमिली हो गई, जिसमें सेलेना, उसका भाई दिमित्री, सेलेना के जो फादर है ब्रायन, जो डिमित्री के फादर हैं वो ब्रायन, सेलेना और डिमित्री की जो मदर है वो एना। इसी तरीके से ब्रायन के जो फादर हैं वो फ्रेडा हैं, ब्रायन की जो मदर है वो इमैनुअल है। तो ये हमारे पास 6 कैरेक्टर हो गए। ये पूरी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ऑल एक्सेप्ट जेरहर्ड। बाकी सब हमारे क्या थे, ये क्लोज रिलेटिव थे और जेरहर्ड एक फ्रेंड थी सेलेना की। तो ये हमारे पास मैपिंग हो गई। इस तरीके से हम मैपिंग करते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज टू डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। बात करते हैं जल्दी से इसकी। हाउ इज फ्रेडा रिलेटेड टू ब्रायन। फ्रेडा कैसे रिलेट करेगी ब्रायन से। हाउ इज फ्रेडा रिलेटेड टू ब्रायन। क्वेश्चन को समझिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है। फ्रेडा की जगह ब्रायन लिख दिया जाए, ब्रायन की जगह फ्रेडा लिख दिया जाए, आंसर बदल जाएगा। ठीक, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप फादर की बात करें तो आप अपने फादर को पापा बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपके लिए फादर पापा है, लेकिन फादर के लिए आप क्या है, सन, बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ से रिलेशन अलग अलग है। वही चीज यहां पर है। हाउ इज फ्रेडा रिलेटेड।
फ्रेडा कैसे रिलेट करेगी, किसके लिए, ब्रायन के लिए। ब्रायन के लिए फ्रेडा कौन है, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रायन के लिए फ्रेडा कौन है। तो ब्रायन के लिए अगर हम बात करते हैं फ्रेडा की, तो यहाँ पर हमारे पास मदर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया हाउ इज फ्रेडा रिलेटेड टू ब्रायन, ब्रायन के लिए फ्रेडा कौन है, तो आंसर विल बी मदर, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है और एक जनरेशन ऊपर होने का मतलब यहाँ पर जो सर्किल लग रहा है वो बता रहा है कि फीमेल है, तो इसलिए ये हो जाएंगी मदर। सो द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मदर, यहाँ पर वैल्यू हो गई मदर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज ग्रैंडफादर ऑफ सेलेना, सेलेना के ग्रैंडफादर कौन है, तो सेलेना के फादर कौन है, ब्रायन, और ब्रायन के फादर कौन है, इमैनुअल। इसका मतलब पापा के जो पापा हुए वो दादा कहलाएंगे। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हु इज ग्रैंडफादर, दादा कौन है, किसके दादा कौन है, सेलेना के दादा कौन है। तो सेलेना की जो फादर है वो ब्रायन है और ब्रायन के जो फादर है वो इमैनुअल है। इट मीन्स कि सेलेना के जो दादा होंगे वो इमैनुअल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमैनुअल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, ये आपके लिए एक टास्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की जो भी लिंक है गूगल ड्राइव की वो आपको मिल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इट कवर्स ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आप लगाइए बिकॉज द चैप्टर विल कवर 3 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।